In the last class, we started our chapter number 16, which was about kinematics of rigid bodies. So I will give you a quick recap of everything which we have covered so far in the last class. So we were discussing about a rigid body and a particle were different. As in rigid body, we consider the whole body, and while in the particle, we consider the particle, and the mass is concentrated at the center of the mass. रिजिड बॉडी अमूमन हम क्यों अप्लाई करते हैं? जब हम मशीन डिजाइन करते हैं, हम पार्ट्स ऑफ मशीन डिजाइन कर रहे होते हैं, उनके दरमियान लिंकेजेस को डिजाइन कर रहे होते हैं, तो हम उस केस में हम रिजिड बॉडी को कंसीडर करना पड़ता है, अदरवाइज पार्टिकल से हम उस चीज को एनालाइज नहीं कर सकते। मैंने एग्जांपल दी थी, वी हैड लाइक फॉर एग्जांपल दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म जिसमें आपके पास एक रेक्टिलिनियर मोशन है, वी हैव अ सर्कुलर मोशन एंड इट इज कनेक्टेड टू अनदर जॉइंट एंड वी हैव अ कर्विलिनियर मोशन अगेन। सो हमारे पास एक रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन थी जिसमें आपके पास रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन थी, कर्विलिनियर ट्रांसलेशन थी, फिक्स रोटेशन थी और जर्नल प्लेन मोशन था। तो इन तमाम चीज़ों को हमने बारी बारी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। उसके बाद हमने ये बात देखी थी कि पोजीशन की हमने बात की थी, वेलोसिटी की बात की थी, और उसके बाद हमने बात की थी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है उस केस में। और हमने एक बात देखी थी कि जो ट्रांसलेशन या जो नॉर्मल ट्रांसलेशन के केसेस थे चैप्टर नंबर 12 में, वही इक्वेशन जो है वो हम रोटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं बाय सिंपली रिप्लेसिंग v विद ओमेगा एंड s विद थीटा और a with alpha, where a is the acceleration and here alpha is the angular acceleration. हमने ये बात देखी थी कि द इनिशियल वेलोसिटी, अगर आपका रिलेशन जो थे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के वो v इक्वल्स टू v नॉट प्लस at थे, तो यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t हो जाता है। सो दीज इक्वेशंस आर प्रीटी सिमिलर, सिर्फ फर्क ये कि इसमें एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर मोशन होता है और यहाँ पे लीनियर मोशन होता है। अच्छा, हम इसके कुछ सवाल करेंगे आज एंड देन वी विल स्टार्ट अनदर टॉपिक। तो इससे पहले अगर आपके ध्यान में कोई सवाल है रिगार्डिंग दीज इक्वेशंस, तो प्लीज आस्क मी राइट नाउ, सो वी कैन स्टार्ट विद सम विद अ क्लैरिटी। तो प्लीज कोई सवाल है तो मुझे अभी बता दो प्लीज गाइस, if you have any question regarding it, but while we will be solving numerical, तो आपको चीजें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा गाइस, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चैप्टर नंबर 16 में अभी से ध्यान में बैठा लो कि नाउ यू विल बी डीलिंग विद टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। एक क्वांटिटी जो है आपके पास लीनियर होगी, एक एंगुलर होगी। लीनियर से मुराद आपके पास जो आपने पहले पढ़ा है, और एंगुलर से मुराद अल्फा, ओमेगा और थीटा है। थीटा इज जस्ट लाइक एस, ओमेगा इज लाइक वी एंड अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा इज लाइक ए। तो आपके पास जो लीनियर इक्वेशन के, लीनियर मोशन के आपने जो इक्वेशंस पढ़ी थी, फॉर एग्जांपल आपने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पढ़ा था, तो वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है एंड वी विल सी द न्यूमेरिकल कि जो चीजें आपने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ी थी वो भी कहीं ना कहीं अप्लाई हो रही होंगी। हम आगे चलते हैं। हम इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं कि दिस इज हम इसकी डेरिवेशन में नहीं जा रहे, बट वी विल कवर द रिलेशंस डायरेक्टली। आप सबको पता है कि अगर मैं एंगुलर मोशन और सर्कल बात करता हूं, तो जो पार्टिकल है वो अगर एक सर्कल में मूव कर रहा है, एक सर्कल, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। किस तरह? एस इक्वल्स टू आर थीटा। इसमें कोई मसला आप लोगों को? तो अगर मैं ds का मतलब ये है कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट along the arc length of the circle where r is the radius and d theta is the angular displacement. तो इसमें कोई मसला आप लोगों को? इस ये क्वेश्चन मेरे ख्याल है बहुत पहले से आप लोगों ने पढ़ी होगी कि s equals to r theta होता है। यहाँ पे ds का मतलब एक डिफरेंशियल स्मॉल चेंज, whereas अगर मैं इसी को डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाती है? v equals to omega r। ये एग्जैक्टली वही ये पुराने रिलेशन आप पहले पढ़ते आ रहे हैं। इसमें किसी को मसला कोई? v equals to omega r क्या होता है guys? Yes sir. v equals to omega r रिलेशन है, ये रिलेट करता है ये इक्वेशन विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड द लीनियर वेलोसिटी v, ये रिलेट करता है। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि v इक्वल्स टू ओमेगा r बेसिकली जो है, अगर मैं इनको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ओमेगा भी वेक्टर है और r भी वेक्टर है, तो मैं v जो है वो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे जो फिगर बनी हुई है जिसमें आपके पास r वेक्टर है और v जो है वो इसका रिजल्टेंट है। तो जो ओमेगा है वो किधर होगी? अगर आप गौर करो कि अगर जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो चीजों का, उसका जो थर्ड वेक्टर बनता है, जो थर्ड वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन उन दोनों वेक्टर्स के
परपेंडिकुलर होती है. रिमेंबर दिस थिंग, A क्रॉस B इक्वल्स टू C. C की डायरेक्शन जो है वो A और B दोनों के परपेंडिकुलर होगी. तो इस केस में अगर मैं यहाँ पे R है पोजीशन वेक्टर या रेडियल वेक्टर, और V जो है वो आपके पास वेलोसिटी है जो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? आउट ऑफ द पेपर. कैन यू अंडरस्टैंड? कैन यू विजुअलाइज दिस थिंग? सर राइट हैंड रूल ओमेगा की डायरेक्शन एग्जैक्टली, राइट हैंड रूल. आप ओमेगा आर से इसकी निकाल सकते हैं डायरेक्शन. यहाँ पे फिगर शो रही है, दिस फिगर रादर दिखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट्स प्रीटी सिंपल. ये वही चीज है जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है. सो दिस फिगर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अवर न्यूमेरिकल, सो वी विल बी डिस्कसिंग डायरेक्टली द रिलेशन. सो मैं फिर रिपीट करता हूँ कि पहले हमने पोजीशन निकाली है S इक्वल्स टू आर थीटा और ds इक्वल्स टू आर डी थीटा. V इक्वल्स टू ओमेगा आर हमने यहाँ रिलेट किया है लीनियर वेलोसिटी को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ, जबकि V जो है वो खुद क्या होती है? ओमेगा क्रॉस R. दिस इज अ वेक्टर फॉर्म. तो आई होप कि आप लोगों को वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना आता है वेक्टर का. ये आप लोगों को पता है ना. अगर मेरे पास कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में कोई वेक्टर गिवन है, लेट्स से आई जे के की फॉर्म में, तो मैं उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना आप ले सकते हो, राइट? आई होप. ठीक है, आगे चलते हैं. सो सिमिलरली हमने इसे v इक्वल्स टू आर ओमेगा पढ़ा था, तो यहाँ पे at जो है वो आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है, जिसको हम अल्फा r की फॉर्म में लिख सकते हैं. अल्फा जो है वो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है कि ओमेगा का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब d ओमेगा अपॉन dt. और सिमिलरली उस पार्टिकल की जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है दैट इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसको हम ओमेगा स्क्वायर r लिख सकते हैं. तो अच्छा, फिर वही बात कि यहाँ पे मैं फिर रिपीट करूंगा गाइस कि मेक श्योर दैट कि जो Greek letters हैं alpha omega, they are representing the angular motion, whereas the Latin alphabets A and AN जो English alphabets हैं वो represent कर रहे हैं linear motion को. तो यहाँ पे tangential acceleration कौन सी acceleration होती है? किसी particle की जो circle में अगर move कर रहा है तो उसके tangent है, और AN जो है वो acceleration है जो towards the center है उस particle का. ओके, सिमिलरली अगर मैं इनको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो ये AT प्लस AN हो जाएगा, और A क्रॉस अल्फा क्रॉस R रिप्रेजेंट द टेंजेंशियल कंपोनेंट, वेयरएज ओमेगा स्क्वायर R जो आपके पास नॉर्मल कंपोनेंट होता है. कोई मसला यहाँ तक? कोई इश्यू? नो सर. और बात ये कि हम इन रिलेशंस को की डेरिवेशन वगैरह को डिस्कस नहीं कर रहे, तो दीज रिलेशन विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन द एग्जाम एंड क्विज, सो डोंट वरी अबाउट दैट. बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि इसकी जो फिजिकल साइंस है वो आप एक दफा फिर समझ लो कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, एटी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, एन जो है वो नॉर्मल एक्सेलरेशन है. एटी का जो रिलेशन है अल्फा आर, वो बेसिकली अल्फा और आर का क्रॉस प्रोडक्ट है, और एन जो है वो नॉर्मल एक्सेलरेशन है स्क्वायर इनटू आर. आर यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है? तो दिस इज बेसिकली ओमेगा का स्क्वायर इनटू आर. एनीवेज, लेट्स सी अ न्यूमेरिकल फॉर दिस फॉर अ शॉर्ट टाइम. देखो सर जी बोलिए सर, ये जो आपने नॉर्मल एक्सेलरेशन बोली थी, ये हमारा v स्क्वायर अपॉन r होता है ना, जो जी, हमारी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है. जी जी, वी स्क्वायर अपॉन आर होती है, बट यहाँ पे वो वी स्क्वायर अपॉन आर नहीं है. दिस इज, आप देखो मैं डायरेक्ट रिलेशन में लिखा है, अदरवाइज अगर ये ए एन हम बात करते हैं पार्टिकल्स के केस में, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ कर्वीलिनियर पाथ, तो वो ए वी स्क्वायर अपॉन रो हो जाता है, जिसको हम आर कहते हैं. बट यहाँ पे हम ओमेगा स्क्वायर आर को ड्राइव नहीं कर रहे इस कोर्स में. यू कैन सी द डेरिवेशन, छोटी सी डेरिवेशन बुक के अंदर मौजूद है, तो वो एग्जैक्टली वही चीज है फिजिकली के का मतलब क्या है, बट यहाँ पे हम उसको ड्राइव कर नहीं कर रहे. एक्चुअली जो फिजिकली जो आप बात कर रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो कि वो वी स्क्वायर अपॉन रो ही है, ठीक है? बट दिस रिलेशन एक्चुअली इज द सेम रिलेशन जो हम वहां पे हम ए वी स्क्वायर अपॉन रो देखते थे. एनीवेज, अब देखो यहाँ पे एक सवाल देखते हैं. इस सवाल में आपके पास एक मोटर है एंड यू हैव अ कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री है. अब इस चीज को अगर मैं नॉर्मली पार्टिकल से सॉल्व करना चाहूँ तो आई कैन नॉट सॉल्व इट. अब सवाल समझो कैसे है. सवाल में लिखा है फॉर अ शॉर्ट टाइम गियर ए, देयर इज अ गियर ए, ठीक है, ऑफ द ऑटोमोबाइल स्टार्टर. एक ऑटोमोबाइल स्टार्टर है जिसका जो गियर ए है rotates with an angular acceleration of alpha a equals to 450 t square plus 60 radians per second square, where t is in seconds. Determine the angular velocity and angular displacement. मतलब आपको क्या निकालना है? ओमेगा निकालना है, और angular displacement होता है थीटा, ठीक है, of the gear B when t equals to 2 seconds starting from rest.
the radii of gears A and B are 10 millimeters and 20 millimeters respectively. तो आपके पास दो गियर्स हैं जो आपस में मैश हो रहे हैं, गियर 1, गियर A एंड गियर B. गियर A जो है उसका रेडियस आपके पास 10 मिलीमीटर है, गियर B का रेडियस 25 मिलीमीटर है. सवाल आपसे क्या आ रहा है कि जो गियर A है वो एक्सेलरेट कर रहा है with a certain angular acceleration alpha A, which is represented by a function of time 450 t square plus 60. Determine the angular velocity and angular displacement. B का जो B की जो angular velocity है, that is omega B and theta B, कितना वो rotate कर रहा है, angular displacement निकालना है जब t equals to 2 seconds हुआ है, ठीक है. और इनिशियल कंडीशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से. सवाल समझ में आ रहा है? अच्छा, आप इमेजिन करो कि मैं इस सवाल को पार्टिकल सॉल्व करना चाहूँ तो आई कैन नॉट सॉल्व, ठीक है. देयर इज नो वे कि आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग द पार्टिकल असम्पशन, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे दो सॉलिड बॉडीज हैं, दोनों गियर्स हैं, उनके रेडियस गिवन है एंड दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड दे आर मूविंग एज अ होल, राइट. तो अब मुझे बताओ कि इस सवाल को अगर हम अप्रोच करते हैं तो इस सवाल को हम रिजिड बॉडी के बगैर अप्रोच नहीं कर सकते, ठीक है. तो सवाल समझ में आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन सवाल में? नो सर. सवाल समझ में आ गया ना? ओके, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. देखो, इसकी अप्रोच बिल्कुल वैसी है जैसे हम पहले करते हैं. हमने क्या किया कि हमने पहले एक डायग्राम बना ली रफ सी, दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग ए एंड बी. इसका जो ये वाला व्यू है फ्रॉम द जस्ट अ मिनट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट व्यू, मतलब अगर मैं इसको तो वो किस तरह नजर आएगा, ठीक है. तो आप अब इमेजिन करो कि अगर मेरे पास अल्फा ए मौजूद है, अल्फा ए क्या होता है, डी ओमेगा ए अपॉन डी टी, ठीक है, जस्ट लाइक ए इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी होता है. तो अगर जो अल्फा ए है जो कि एक्सेलरेशन है किसकी, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द गियर ए, बराबर किसकी होगी, डी ओमेगा ए अपॉन डी टी. ठीक हो गया. यहाँ पे इक्वल्स टू साइन मिसिंग है, डोंट वरी, डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पे इक्वल्स टू की साइन आनी चाहिए, ठीक है. तो बेसिकली क्या है, इंटीग्रल डी ओमेगा ए इक्वल्स टू इंटीग्रल अल्फा ए डी टी. इसमें कोई मसला, किसी को कोई इशू सवाल इस इक्वेशन में? सर रिलेशन कहाँ से आया? कहाँ से आया? मैं अभी तो बताया था मैंने अभी पीछे, ये रहा ना, ये देखो अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन. मैं आपसे वही तो अर्ज कर रहा था कि ठीक है तमाम रिलेशन आप रोटेशन में अप्लाई कर सकते हैं. जहाँ पे ए है वहाँ अल्फा लगा दो, जहाँ वी है वो ओमेगा लगा दो, जहाँ एस है वहाँ थीटा लगा दो, और ए डी एस बराबर अल्फा डी थीटा और वी डी वी बराबर ओमेगा डी वी, ठीक है, ओमेगा डी डब्ल्यू, राइट. सो सिमिलरली आपने क्या किया, यहाँ पे एग्जैक्टली वही रिलेशन अप्लाई किया, अल्फा ए इक्वल्स टू डी ओमेगा ए अपॉन डी टी. आपने डी ओमेगा को अलग कर लिया, अल्फा ए को अलग कर लिया. अल्फा ए का रिलेशन आपके पास पीछे सवाल में गिवन था, हियर 450 t स्क्वायर प्लस 60. आपने इसको रिप्लेस किया, आपने इसको यू हैव द लिमिट्स 0 टू t. 0 इनिशियल कंडीशंस थी, ओमेगा इनिशियली वो 0 पे था और ओमेगा ए उसकी फाइनल वेलोसिटी. अब नाउ आपके पास एक नया रिलेशन आ गया जिसकी जो कि किसका फंक्शन है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड दिस ओमेगा ए इज रिप्रेजेंटिंग द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ गियर ए, मतलब पहले गियर की वो एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वन. नाउ अब जब आपने 2 सेकंड्स पे निकालना है ओमेगा ए, तो आपने सिंपली क्या किया, टी किया, 2 सेकंड्स पुट कर दिया एंड यू गॉट 1320 रेडियंस पर सेकंड्स. नाउ अब अगर मैं बात करना चाहता हूं कि मुझे इसी ए की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट से मुराद कि कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से, राइट. सो सिमिलरली एग्जैक्टली वही रिलेशन है कि एस इक्वल्स टू डी वी अपॉन वी इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी होता है. तो यहाँ पे क्या हो गया, डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू ओमेगा ए, ठीक है. डज इट मेक सेंस गाइस? यस सर. मैं कह रहा हूँ कि v बराबर होता है डी एस अपॉन डी टी के, तो ओमेगा किसके बराबर होगा, डी थीटा अपॉन डी टी के, राइट. तो हमने उसी रिलेशन को इस्तेमाल किया, हमारे पास ओमेगा का फंक्शन आ चुका था पिछले स्टेप में, आपने इसको इस्तेमाल किया, ओमेगा की वैल्यू आपने 150 टी क्यूब प्लस 60 टी रखी, 0 से टी रखा आपने टाइम, और 0 थीटा ए जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है गियर ए का. ऑल गुड. नाउ सिमिलरली आपने इसको सिंपली इंटीग्रेट किया, जैसे आप इंटीग्रेट करते हैं, एंड यू गॉट द फंक्शन ऑफ थीटा, फंक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट of gear A in the form of time. All good. Now अब आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है एंगल गियर 1 गियर A की,
तो आपने क्या किया, सिंपली थीटा ए के फंक्शन में टी की जगह पे 2 सेकंड रखा, तो यू गॉट 720 रेडियंस। ऑल गुड, ठीक होगी बात, कोई मसला? यस सर। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी फरमाइए। सर एक क्वेश्चन ये है कि सर फर्ज करें छोटा वाला जो गियर है बड़े वाले गियर को घुमा रहा है। हाँ जी सर। ठीक तो है, सर इन दोनों की क्या चीज सेम होगी, एक्सेलरेशन सेम होगी या वेलोसिटी सेम होगी, ओके, अच्छा सवाल है। मैं इन भी दोनों की क्या चीज सेम होगी? अगली स्लाइड में मैं उसी बात करता हूँ। अभी तक हमने जो बात की ना, हमने सिर्फ गियर ए की बात की है। गियर ए की हमने क्या निकाल ली, एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन थी, हमने एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली और गियर की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल ली, कितना उसमें कितना उसमें एंगुलर चेंज आया है, डिस्प्लेसमेंट हुई है। नाउ मूविंग फर्दर, आपको बेसिकली सवाल में निकालना क्या था, आपने निकालना था कि डिटरमाइन द एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गियर बी। आपने गियर बी का निकालना था, जबकि आपको अल्फा गिवन था गियर ए का। बेसिकली आपने ए की पहले कंडीशन, सारी कंडीशन चीजें निकाल ली, तमाम जो क्वांटिटीज थी, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, वो आपने ए की निकाली। फिर आप ए जो है वो बी को ड्राइव कर रहा है, जैसे आपका सवाल है, तो हम ए को जब बी ड्राइव कर रहा है, तो आप ये देख सकते हो कि अगर ए जो है और बी के दरमियान जो कॉमन पॉइंट है पी, दैट पी इज मूविंग विद अ सेम वेलोसिटी जो कि टेंजेंशियल है। देखो दो बातें, ओमेगा अलग चीज है, ओमेगा कौन सी है, जो कि उसको एंगुलरली घुमा रही है, ठीक है। वेयर है जो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है पॉइंट पी की, जो कि पॉइंट पी कॉमन है गियर ए और गियर बी में, वो क्या है, वो इस वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रही है। दैट मेक सेंस? एंड दैट वीपी या पार्टिकल, वीपी इज बेसिकली एनी पॉइंट राइट, एट दैट पॉइंट जहां पे वो दोनों मिल रहे हैं, तो वहां पे जो वी की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, आर ओमेगा के, राइट। अगर v बराबर है दोनों गियर्स के लिए, तो आर ओमेगा का जो रिलेशन है v इक्वल्स टू आर ओमेगा, वो दोनों गियर्स के लिए बराबर होगा। vp इक्वल्स टू ओमेगा ए आर ए इक्वल्स टू ओमेगा बी आर बी। डज इट मेक सेंस? Yes. देखो सर रिपीट कर दें सर ये बात। गियर ए जो है वो ओमेगा से मूव कर रहा है, गियर बी मूव कर रहा है ओमेगा बी से, राइट। मगर ये दोनों आपस में कनेक्ट हुए हैं कि ए जो है वो बी को ड्राइव कर रहा है या व्हाटएवर। तो जिस पॉइंट पे दोनों गियर्स मिल रहे हैं, उस पॉइंट पे जो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल वो पॉइंट दोनों गियर्स के लिए कॉमन है। तो अगर मैं वहां पे एक वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करता हूं जो कि टेंजेंशियल हो गियर ए के और गियर बी दोनों के, बिकॉज देखो गियर ए गियर बी दोनों सर्किल में मूव कर रहे हैं, दे आर रोटेटिंग अराउंड देयर एक्सिस, ठीक है। तो जो पॉइंट है पी, दैट इज मेकिंग एन वेक्टर ऑफ वी जो कि टेंजेंशियल है उस सर्किल के, तो दैट वेलोसिटी विल बी कॉमन फॉर बोथ द केसेस। तो इन दैट केस अगर मैं आपसे कहता हूं कि फॉरगेट अबाउट द गियर बी, सिर्फ गियर ए की बात कर लेते हैं, तो गियर ए की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो वी है जो कि टेंजेंशियल है, वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी आर ए रेडियस ऑफ द गियर ए मल्टीप्लाई बाय ओमेगा ए। फाइन, ऐसे क्या? ऐसे ही है ना? यस यस सर। ओके, अब मैं ये बात कर रहा हूँ सिर्फ आइसोलेशन में, मैं आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट गियर ए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ गियर बी की। अगर मैं गियर बी की बात करता हूँ, गियर बी की ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी वो ओमेगा बी है, और जो उसका जो रेडियस है वो आर बी है, तो वो क्या हो जाएगा, आर बी ओमेगा बी, एंड बोथ आर इक्वल बिकॉज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ए, वो दोनों कॉमन पॉइंट है, ठीक है। डज इट मेक सेंस? सर जी सर जब हमने मोशन ऑफ गियर ए पे निकाला तो हमने सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ली, हम वहां पे भी तो मैश कर सकते थे इसको। ओके देखो मैच अभी हम कर रहे हैं ना यहाँ पे। देखो अगर हम वहाँ पे ओमेगा ए निकाला, हमने थीटा ए निकाला, हम इसमें जरूरत नहीं मैच करने की, दैट विल मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। ओमेगा ए और थीटा ए डायरेक्टली निकल सकता है ना, मतलब अल्फा गिवन है, यू कैन सिंपली इंटीग्रेट द अल्फा एंड गेट वी एंड ओमेगा एंड देन इंटीग्रेट ओमेगा टू गेट थीटा। बट आफ्टरवर्ड जब आप गियर ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो फिर आपको जो कॉमनैलिटी है जो पॉइंट पी जिस पर वेलोसिटी कॉमन आ रही है, आपने उस रिलेशन को इस्तेमाल करके ओमेगा बी और थीटा बी निकालना है, करेक्ट? ठीक है। तो ओके अगर सर। ओमेगा ए आ रहा सर है, मैश करने का ठीक है? मतलब मैच का मतलब है कि गियर जो है वो आपस में कनेक्ट हुए हैं, एंड वन गियर इज मूविंग ड्राइविंग द अदर गियर्स। मैशिंग मतलब होता है कि गियर जो तीत से होते हैं, दे आर, इसको मैशिंग कहते हैं। गियर के तीत जो है वो आपस में एक दूसरे से देखोगे ना आपने यार, गियर किस तरह मूव करते हैं, लाइक वन चीज इज यस वन सर यस सर जो है वो माउंटेन या क्या हिल जो जाके
कनेक्ट करता है, जिसे मैशिंग कहते हैं। तो हम उसमें बात नहीं कर रहे, हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द गियर डिजाइन इटसेल्फ, दैट विल बी डिफरेंट टॉपिक इन मशीन डिजाइन। तो आप जैसे नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे इंशाल्लाह, उसमें आप गियर डिजाइन करोगे, तो गियर डिजाइन में ये रिलेशन इस्तेमाल होते हैं बेसिकली। तो हम ये बात कर जी मोइन क्या कह रहे हैं आप? सर मैं ये कह रहा था कि सर आप एरो से ड्रॉ करके ये जो फोर्सेस एक्सर्ट कर रहे हैं एक दूसरे पे वो भी दिखा देंगे। ओके, मेरे को मैं फोर्स की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फोर्सेस, दिस इज काइनेमैटिक्स। अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो फिर हम यहाँ पे फ्रिक्शन को भी इंक्लूड करते हैं, या पे जो फोर्स मोटर लगा रही है गियर ए पर वो भी इंक्लूड करते हैं। तो वो दैट विल बी द टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 17। यहाँ पे हम ये बात करना चाह रहे हैं कि जो वेलोसिटीज हैं या एक्सेलरेशन है या डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो किस तरह कैलकुलेट होते हैं इन दीज काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस, राइट। तो ये जो ए मूव कर रहा है, ए बी को मूव करवा रहा है, और इनके दरमियान जो कॉमन पॉइंट है पी, उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वीपी, पी फॉर लाइक पॉइंट, राइट, नथिंग, वो दोनों के लिए बराबर है। तो अगर दोनों के लिए बराबर है तो आपने क्या किया, ओमेगा ए आर ए इक्वल्स टू ओमेगा बी आर बी, ठीक हो गया। आपके पास आपको ओमेगा बी निकालना है, ओमेगा ए आप निकाल चुके हो पिछले स्टेप से, आपको अल्फा ए गिवन था, आर ए आपके पास गिवन है, आर बी गिवन है, एंड यू फाउंड आउट कि दैट द ओमेगा बी इक्वल्स टू 528 रेडियंस पर सेकंड। सिमिलरली देखो, अगर इमेजिन करो कि अगर आपके पास दो सर्कल्स हैं, वो दो सर्कल, एक सर्कल बड़ा है एक सर्कल छोटा है, वो आपस में एक दूसरे से टच हो रहे हैं, बट एंड दे आर मूविंग जस्ट लाइक अ गेयर, ठीक है। तो जो आपके पास आर्क लेंथ बन रहा होगा, आर्क लेंथ जो कि कैसे समझो, जो जहां पे टच हो रहे हैं दोनों सर्कल्स, राइट, जो लेंथ ऑफ द सर्कल टच कर रहे हैं वो दोनों लेंथ सेम होंगी दोनों केसेस में, ऐसी है ना गाइस? यस सर। देखो दो सर्कल्स हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, यस सर। जब वो टच होके घुमा रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, इमेजिन करो, विजुलाइज करो, तो जो उनका वो लाइन जो दूसरे को टच कर रही है, दैट लाइन विल बी, द लेंथ ऑफ द लाइन विल बी सेम। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है थीटा बी इक्वल्स टू थीटा ए आर ए अपॉन आर बी, ये रिलेशन बेसिकली क्या है? दिस रिलेशन इज एक्चुअली आर थीटा इक्वल्स टू आर थीटा, बेसिकली एस इक्वल्स टू आर थीटा। तो जो एस आर्क लेंथ है दोनों केसेस में वो बराबर हो जाएगी ना जी। यस सर। यस सर। एस यूं समझ लो कि एस इक्वल्स टू एस बी, ऐसे क्या होता है, आर ए थीटा ए, एस बी क्या होगा, आर बी थीटा बी। यहाँ पे अगर मैं रिलेशन इस्तेमाल करता हूँ तो आई कैन फाइंड थीटा बी जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ऑफ द गियर बी, ठीक है। तो यहाँ पे 720 रेडियंस है, यहाँ पे 288 रेडियंस का मतलब क्या है पहले समझ लो। 720 रेडियंस का मतलब क्या है कि जो गियर ए है दैट इज मूविंग मोर, ज्यादा रेवोल्यूशंस कर रहा है। अब मुझे बताओ कि 360 का मतलब होता है सॉरी, अगर आपके पास कितने रेडियंस जो होता है वो एक 1 रेवोल्यूशन होता है, 2 पाई 1/2 पाई। ऐसे ही ना जी सर। यस सर। यस सर। 720 रेडियंस बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन होंगी ना, जी सर। ठीक है ना। मतलब देखो अगर यस सर। 2 पाई जो है 1 रेवोल्यूशन है तो 720 रेडियंस कितनी रेवोल्यूशन होंगी, बहुत सारी होंगी, राइट। अब that makes sense because the gear A is connected with the motor of the starter, engine starter. It is moving with very high speed. तो that बहुत ज्यादा रोटेट कर रहा है। Similarly, छोटा गियर ज्यादा रोटेट कर रहा है और बड़े गियर कम रोटेट कर रहा है, and that makes sense, right? ये 288 रेडियंस है, तो मतलब ये जो है खैर we are not getting into the theory of the gears, right? तो gears की थ्योरी को अगर हटा के बात करते हैं कि विजुलाइज कर सकते हैं इसको कि जो छोटा गियर है वो ज्यादा मूव कर रहा है, और अगर छोटा गियर बड़े गियर से कनेक्टेड है तो वो अपना उसको घुमा जरूर रहा है, मगर जो बड़ा गियर है वो कम मूव, उसकी जो रोटेशन है वो कम है। जी मुइन जी। सर एक चीज में सर कंफ्यूजन हो रहा है कि ये जो हमने ओमेगा बी लिखा हुआ है और ये जो ओमेगा ए लिखा हुआ है सही है सर, इसका मतलब ये तो लेकिन इसके अंदर हमने उसको अज्यूम करना पड़ेगा ना सर। किसको अज्यूम करना पड़ेगा? कि वो थीटा कांस्टेंट है। नहीं, थीटा कांस्टेंट नहीं है ना, थीटा कांस्टेंट नहीं है, थीटा इज चेंजिंग। थीटा क्या है, एस सेम है। एस का मतलब क्या है, वो आर्क लेंथ या वो लाइन या वो सरफेस जो दोनों गियर्स को आपस में कॉमन है। दैट इज व्हाई द ईयर पार्ट है इसमें एस इक्वल्स टू एस बी किया था। यहाँ पे वेलोसिटी कॉमन है। ओके
वेलोसिटी सेम है। v देखो v मतलब होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी से हम कहते हैं। ओमेगा रिप्रेजेंटिंग द एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा बराबर नहीं है, v बराबर है। ऑलराइट, हाँ सर वो गलत वही। समझ गए बात क्लियर है भाई? जी सर। आगे चले, किसी को कोई सवाल नहीं तो वी कैन मूव फॉरवर्ड। सर वेलोसिटी सेम है तो इसके आरपीएम भी सेम होने चाहिए थे ना सर, मगर ये छोटा है तो ज्यादा तेज घूम रहा है और बड़ा कम घूम रहा है। लिसन व्हाट इज आरपीएम? रेवोल्यूशन पर मिनट, वो तो ओमेगा पे डिपेंड करेगा। एग्जैक्टली, रेवोल्यूशन पर मिनट इज बेसिकली ओमेगा। मैं यूनिट्स की बात नहीं कर रहा, रेवोल्यूशंस पर मिनट क्या होता है कि कितनी कितनी वो रेवोल्यूशन। देखो रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, इट इज मूविंग इन सर्कल। मतलब जो उसकी रोटेशन है उसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे, थीटा, मतलब समथिंग विच इज एंगुलर, राइट? तो एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी में डिफरेंस है, ये समझ लो बस। v and omega are not equal. v and omega are connected, are related by the relation v equals to r omega. It depends कि आपके पास r कितना है। आई बात समझ में? जो आप आरपीएम की बात कर रहे हो ना, आरपीएम और v बराबर नहीं है। आरपीएम वाली टर्म जिसको हम ओमेगा कहते हैं उसको हमने r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जाके हमारे पास v निकलता है। तो इसका मतलब ये है कि जो v है, जो आपके पास लीनियर वेलोसिटी है या टेंजेंशियल वेलोसिटी है किसी भी सर्कुलर बॉडी की जो रोटेट कर रही है, टेंजेंशियल वेलोसिटी समझ में आती है ना कि टेंजेंट है, ठीक है? बट ओमेगा इज समथिंग डिफरेंट, आरपीएम इज डिफरेंट। तो जब मैं कह रहा हूँ कि बराबर है, इसका मतलब ये नहीं कि ओमेगा बराबर है, इसका मतलब है v बराबर है। तो जब v बराबर है तो हमने एक रिलेशन को इस्तेमाल कर लिया कि जब v बराबर है तो मतलब कि ओमेगा a आर ए इक्वल्स टू ओमेगा b आर बी, इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? यस सर, समझ में आ रही बात। ओमेगा ए और ओमेगा बी को बराबर नहीं ले रहा, Yes, मैं ओमेगा ए और आर ए के प्रोडक्ट को बराबर ले रहा हूँ ओमेगा बी और आर बी के प्रोडक्ट के साथ। दैट इज इक्वल्स टू वीपी, दैट्स द टेंजेंशियल वेलोसिटी। सर सिंपल ये नहीं यानी कि दोनों के लीनियर डिस्टेंस और लीनियर वेलोसिटी सेम होनी है। यस एग्जैक्टली। लीनियर इज अ थोड़ा सा वेग वर्ड है, यूं कह सकते हैं कि टेंजेंशियल वेलोसिटी जो कि लीनियर होती है वो सेम है। सही कह रहे हो आप, ठीक है? बात समझ आ गई यहाँ तक? आई गेस चीज क्लियर हो गई होगी। यस सर। आगे चले? यस यस सर। सर। ओके, थैंक यू। सो अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल जो है ये थोड़ा सा और आसान सवाल है। इट शोज दैट के जस्ट ये द एक मिनट होल्ड कीजिएगा। The motor shown in the photo is used to turn a wheel. Attached blower contained within the housing. If the pulley A connected to the motor begins to rotate from rest with a constant angular acceleration of alpha A equals to 2 radians per second square, determine the magnitude of the velocity and acceleration of point P on the wheel after the pulley has turned 2 revolutions. Assume the transmission belt does not slip on the pulley and wheel. Okay, so we have a motor that is connected at point A. We have a blower which is connected. एक ब्लोअर है जो कि जिसको जो है आपके पास ये मोटर घुमा रही है। मोटर की जो एक्सेलरेशन गिवन है अल्फा ए, वो 2 रेडियन पर सेकंड है। ये कौन सी एक्सेलरेशन है? दिस इज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है? इन द प्रीवियस क्वेश्चन दैट वाज वी हैड अ रिलेशन ऑफ टाइम, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी। अच्छा, जब लिखा है ना वेलोसिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब हम v की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की तो हम एंगुलर लिखेंगे, ठीक है? सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन लिखा हुआ है तो वो a की बात हो रही है और अल्फा की बात नहीं हो रही। मेक सेंस? ठीक है, ये याद रखिएगा। पॉइंट P यहाँ पर है, इसकी हमने क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है। जबकि क्या हुआ कि आपके पास जो पुली है वो 2 रेवोल्यूशंस करती है, मतलब थीटा गिवन है आपको। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रोटेशंस, ठीक है? आप कितने रेवोल्यूशंस उसने की, अगर थीटा इक्वल्स टू 90 है तो उसने मतलब वो जो पॉइंट है वो 90 डिग्री कर रहा है, 180 का मतलब कि वो हाफ सर्कल कर रहा है। तो रेवोल्यूशंस जो है वो बेसिकली इन चैप्टर नंबर 16 will represent the displacement. Make sense? थीटा की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया guys? यस Now, अच्छा यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। That's why we can use
द रिलेशन जो हमारे पास यहाँ राइट साइड लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं, हमें जरूरत नहीं है इंटीग्रेशन करने की, डिफरेंशिएशन करने की। तो v इक्वल्स टू r ओमेगा होता है, ये हमें पता है। अल्फा a t टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर होती है ओमेगा r के, a n बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर r के। ओमेगा खुद बराबर किसके होता है, ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा t। देखो ये तीनों रिलेशन किस चीज के, एग्जैक्टली वो रिलेशन जो चैप्टर नंबर 12 में पढ़ते आ रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ भाई, ये मत कीजिएगा कि कहाँ से आए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अर्ज मेरी ये है कि जो अगर एक्सेलरेशन सेम होती है तो आपके पास ये तीनों रिलेशन आपस में ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे v है वहाँ ओमेगा लिखते हैं आप। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। बोलिए सर। अगर ये रेडियंस पर सेकंड होता तो ये फिर ये v होता, नहीं w होता ना, w ओमेगा होता, w नहीं ओमेगा। हाँ ठीक है, ठीक। ओके, सवाल देखते हैं जी सर। देखो यहाँ पे जो आपके पास ये जो p पार्टिकल है, इसका AP का मतलब क्या है सर? वही क्या कहते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन है। लीनियर एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब एट टी पॉइंट। an का मतलब है नॉर्मल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर। दिस इज नॉट अल्फा, याद रखिएगा अल्फा जो होता है वो रोटेशनल होती है। ओमेगा स्क्वायर r। एग्जैक्टली तो यहाँ पे जो an है वो मेगा स्क्वायर r है, at जो है वो अल्फा r है, और ap जो है इन दोनों का वेक्टर सम है, और vp जो है वो p पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी जो बेसिकली ओमेगा r से निकल सकती है। मेक सेंस? ठीक हो गया, आगे चलते हैं। नाउ सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास दो रेवोल्यूशंस पर कितने रेडियंस बनते हैं। देखो आरपीएम रेवोल्यूशन इज नॉट अ यूनिट, ये कोई यूनिट नहीं है, हमें इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि 2 रेवोल्यूशन है तो कितने रेडियंस हो गए। 1 रेवोल्यूशन इज बेसिकली 2 पाई रेडियंस होता है। ठीक है, तो हमने 2 रेवोल्यूशन निकाल लिया 12.57 रेडियंस। इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए आई गेस। ठीक है, नो सर कोई मसला नहीं है। ना 2 रेवोल्यूशन अगर है तो मतलब कितना है 12.57 बिकॉज 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ओमेगा ए की। ठीक है, तो ओमेगा ए जो है उसको अगर मैंने निकालना है तो आई कैन सिंपली यूज वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी रिलेशन। तो यहाँ पे वी एफ का मतलब है ओमेगा, ये वी आई जो है 0 हो गई, 2 ए टी होता है, सॉरी 2 ए एस होता है, सॉरी, तो 2 ए की जगह अल्फा आएगा और एस जगह पे थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा ए का रिलेशन अल्फा जो है हमारे पास 2 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर गिवन है सवाल में। थीटा जो है वो 2 रेवोल्यूशन जो थी उनसे आपने रेडियंस निकालना था 12.57। यू गॉट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पुली, राइट, द मोटर ए 7.09। ठीक होगी बात, कोई सवाल यहाँ तक? सिंपली आपने इस्तेमाल किया वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए 2a, सही, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर प्लस 2as। ये रिलेशन समझ में आ रहा है? कहाँ से आया, किसने लिखा इस पर? यस सर। ठीक है, ये रिलेशन लिखा हुआ है, ये समझ में आपको आया कैसे है। नाउ वी आपके पास निकल के आ गया आपके पास डायरेक्टली। आपने जो ये थीटा है ये कैसे निकाला, ये यहाँ से निकाल लिया आपने, एंड यू गॉट अल्फा ऑफ द पुली व्हिच इज 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। नाउ सिमिलरली अगर ये स्लिप नहीं कर रही तो दिस इज एक्चुअली मिमिकिंग द सेम इफेक्ट जो कि गियर्स कर रहे थे। तो अगर जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी बराबर किसकी होगी, ओमेगा ए आर ए बराबर क्या होगी, ओमेगा बी आर बी। तो देखो पुलीज एंड गियर्स हैव द सेम मैकेनिज्म, मतलब एक तरह से दोनों एक दूसरे को ड्राइव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास ओमेगा ए आ रही है, आर ए मौजूद है व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो आई कैन इजीली फाइंड ओमेगा बी। ठीक है, ओमेगा बी निकाल लिया आपने, उसी रिलेशन से इस्तेमाल करके आपने ए टी इक्वल्स टू ओमेगा ए आर ए होता है, ओमेगा अल्फा ए पता है आपको, आर ए पता है, तो आपने यहाँ से अल्फा ए टी बराबर, दोनों का ए टी बराबर है, जस्ट लाइक कि दोनों का वी बराबर है, यहाँ से आपने अल्फा बी निकाल लिया। मेक सेंस? सर ये वी वाला समझ में नहीं आया, कैसे आपने कंपेयर किया? सॉरी, ये वाला ओमेगा ए, देखो मैंने भी बात की थी ना, जब दो सर्कल अगर आपस में मैच हुए हैं इन द केस ऑफ गियर्स तो ये वी बराबर होता है, राइट, अगर ये आपके पास गियर्स है। ठीक है, अगर ये गियर्स ना बट पुली का जो बेल्ट है वो आपस में एक दूसरे के साथ नो स्लिप कंडीशन बना रही है, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली द सेम थिंग कि जो वेलोसिटी यहाँ पर है वही वेलोसिटी इस पॉइंट पर होगी इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी। दैट इज द केस कि ओमेगा ए बराबर है, ओमेगा ए आर ए बराबर है ओमेगा बी आर बी का। ठीक है, तो ओमेगा ए निकाल चुके हो, ओमेगा बी आपको निकालना है, आर दोनों के गिवन है, तो आपने ओमेगा बी निकाल लिया। सिमिलरली जो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ए टी इस केस में,
और इस केस में बराबर हो जाएगा, विच इज अल्फा ए आर ए एंड अल्फा बी आर बी। अल्फा ए पता है आपको, आर ए आर बी पता है, तो आपने अल्फा बी निकाल लिया। अब आपके पास अल्फा बी नहीं पता है और आपके पास ओमेगा बी भी मौजूद है। अल्फा ए और ओमेगा बी जो है वो किस तरह निकाला है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ एक दफा। Guys, अगर हमने ओमेगा ए निकाल लिया, सिंपली जो रिलेशन हमारे पास थे मौजूद उससे ओमेगा ए और ओमेगा बी का कनेक्शन आपस में किस तरह की, इन दोनों की टेंजेंशियल वेलोसिटी इस पॉइंट से और यहाँ पे सेम है, तो उससे आपके पास ओमेगा बी निकल के आ गया। और सेम रिलेशन जो ये वाला रिलेशन है जो दोनों को इक्वेट कर रहा है, वही रिलेशन हम ए टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अगर v है, वी टी है, तो यहीं पे जो ए टी अप्लाई हो रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो भी इन दोनों के लिए वैलिड है। ए टी बराबर है दोनों के लिए केसेस में। तो ओमेगा ए आर ए इक्वल्स टू ओमेगा बी आर बी, यहाँ से ओमेगा बी आपका आ गया। यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक कोई सवाल यहाँ तक गाइस? नहीं है? ओके। अच्छा, हमने अल्फा बी निकाला क्यों है? अल्फा बी इसलिए निकाला है क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड द वेलोसिटी, ये चीज निकालनी है आपको ऑफ द पॉइंट पी। ये ए है, नॉट अल्फा। दैट्स व्हाई आपके पास जो, अगर मैं बात करता हूँ ए पी और ए टी की, ए पी जो कि पार्टिकल पी है, पी उसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो बराबर होती है अल्फा बी आर बी के। अल्फा आप निकाल चुके हो, आर बी आप निकाल रहे हो, तो आर बी गिवन है, तो आपके पास अल्फा ए पी टी आ गया। और ए पी एन क्या होता है? ओमेगा बी स्क्वायर आर पी। तो ओमेगा बी आप यहाँ से निकाल चुके हो। दैट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ दीज ओमेगास बी एंड अल्फा बी। यहाँ हमारे पास क्या आ गया? ए पी एन। अब ए पी टी और ए पी एन दोनों आ गए आपके पास, बट इसका जो टोटल एक्सेलरेशन है ए पी को किस तरह निकालेगा कि आप इन दोनों का वेक्टर सम कर लें। कोई इशू यहाँ तक? ऑल गुड? यस सर। यस ठीक है, आगे चलते हैं। Should we move? यस ओके, सर एक क्वेश्चन था मेरा, एक छोटा सा क्वेश्चन था जी जी। कि सर हम देखें ये जो अपना जो दोनों जो व्हील्स हैं, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है इस ये रस्सी वाले मामले में, सही है ना सर? जब गियर होते थे तो डायरेक्शन ना एक गियर की यानी कि अलग होती थी, उसका सही कोई है। फर्क पड़ता है सर? फर्क देखो, अगर आप यहाँ पे तो वेलोसिटी सेम है ना, आपने यहाँ पे जो बात आप कर रहे हो ना, यहाँ पे जो ओमेगास है, दिस इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो इससे अभी ये फर्क नहीं पड़ रहा कि आपकी डायरेक्शन की हमें सेंस की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन सेंस उस वक्त आएगा जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, ठीक है? तो यहाँ पे जो इक्वेशंस हैं वो डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट लिखी जा सकती है। ठीक सर। Okay guys, ये एक सवाल है, I'm skipping this question. This question is pretty similar to the one which we discussed in the previous in the previous slide. इस सवाल का जो वो है आपका, this question is इसमें भी constant accelerations given है, angular and तो आपके पास जो relation है वो यही लगेंगे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके पास, ये जो relation लिखे हुए हैं यही लगेंगे, बट आई एम स्किपिंग इट। इसमें बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसका सोल्यूशन मेरे पास यहाँ पे प्रोवाइड मतलब डाला हुआ है मैंने प्रेजेंटेशन इसमें स्लाइड्स में। इसमें जो जो सिंबल्स है ना बेसिकली थोड़ा डिफरेंट है। ये किसी दूसरी बुक का सवाल है, तो जस्ट वाई इसमें जो सिंबल्स इस्तेमाल किए हैं वो डिफरेंट है। उनको एक दफा हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो वी नॉट और ए जो है ना वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो कैपिटल ए जहाँ लिखा हुआ है, सॉरी जो स्मॉल ए लिखा हुआ है ऐसे, एक थोड़ा सा चेंज है इसमें। देख रहे हो ये वाला ए और ये वाला ए थोड़ा डिफरेंट है, नजर आ रहा है गाइस? यस सर। ये जो ए ना वो अल्फा है और ये नॉर्मल ए है, ये आपके पास एक्सेलरेशन है। सिमिलरली जो कैपिटल वी की तरह वी लिखा हुआ है ये आपके पास ओमेगा है, और जो ये वाला वी जो है ये नॉर्मल वी है। तो इसका ख्याल रखिएगा। मैं ये सवाल नहीं करवा रहा, क्लास में डिस्कस नहीं कर रहा, बिकॉज दिस क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है जो हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस किया। प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम। तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है? बस इसमें मैं ये बताना चाह रहा था कि डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि जो कैपिटल वी इस तरह लिखा हुआ है इसका मतलब है एंगुलर वेलोसिटी, और जो ये ऐसा थोड़ा सा डिफरेंट सा ए लिखा हुआ है वो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होती है। पर जो आगे जितने टॉपिक्स होंगे हम उसमें अल्फा और ओमेगा ही लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? एनीवेज इसको आप देख सकते हो, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, प्लीज गो थ्रू इट योरसेल्फ। अब एक इम्पोर्टेंट चीज आ रही है, नया टॉपिक, रिलेटिव मोशन एनालिसिस।
पहले ही मुझे बताओ कि व्हाट इज रिलेटिव मोशन, ये किस किस को आइडिया है? एब्सोल्यूट मोशन और रिलेटिव मोशन क्या होता है? सर यानी कि दो चीजें दूर जा रही है ना, तो हम लोग एक यानी कि एज्यूम करते हैं कि एक चीज को रोक दिया गया है, तो क्या होता है उससे कि ना उसकी जो जो दूसरे की स्पीड है वो डबल हो जाती है, यानी कि उसकी स्पीड भी उसमें ऐड हो जाती है। इस तरीके से यानी काम चल रहा होता है कि हम रिलेटिव निकाल रहे होते हैं कि एक चीज का फ्रेम रोक दें अगर, तो दूसरी चीज के स्पीड में कितना फर्क आ रहा होगा, वो डबल हो जाएगी उसी टाइम रेट के अंदर। देखो, इट्स नॉट अबाउट डबल एंड सिंगल एंड कैंसिल आउट, कैंसिलिंग आउट। इट्स एक्चुअली द मोर टेक्निकल। किसी का और के पास आंसर है इसका? जी मोइन, क्या होता है रिलेटिव एनालिसिस, मोशन एनालिसिस? सर एक तो आपकी जैसे एक गाड़ी जा रही है उसकी एक मतलब वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द कार, हम्म। और एक है वेलोसिटी जिससे एक ऑब्जर्वर उसे जो स्टेशनरी खड़ा हुआ है एक कोऑर्डिनेट पॉइंट, फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम से उसे ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है। उसके अलावा एक जो बंदा जो उस गाड़ी में बैठा हुआ है जो मूव कर रही है, वो उसके रिलेटिव क्या क्या हो रहा है, क्या वेलोसिटी है कार की, वो दो ऐड करके एब्सोल्यूट वेलोसिटी बनती है सर। कोई और जवाब देना चाहेगा? एनीवन एल्स? इतने सारे बच्चे हैं यार। सर एक बार रिपीट कर दें। मैं कहना चाह रहा हूँ कि रिलेटिव मोशन के बारे में किसी को कोई आइडिया है? व्हाट इज रिलेटिव मोशन? मतलब कोई भी ऐसा सर आइडिया 10 दफा सुनते हो रिलेटिव मोशन, तो क्या मतलब है यस इसका? सर। सर आइडिया है, बता नहीं पा रहा हूँ मैं आपको। हाँ जो है, जो भी सर हाँ जरा बता दो। सर इस तरीके से हम लोग रिलेटिव मोशन कहते थे कि जो मतलब कि ऑब्जर्वर और वो सोर्स के रिलेट करते थे हम लोग, मतलब कि जो ऑब्जर्वर होता है उसके हिसाब से चीज मूव कर रही होती है, और जो मतलब कि सोर्स होती है सोर्स का मतलब वो, क्या है? और जो यहाँ पे सोर्स कैसा आएगी? सोर्स, व्हाट इज सोर्स है? सर सोर्स क्या सोर्स होता मतलब कि जिसको हम लोग अंडर जो उसको कंसीडर करेंगे ना, इस चीज को ऑब्जर्व हमने क्या कर रहे मतलब हैं। कि वो चीज कर दी है मूविंग ऑब्जेक्ट। है? ओके, चलो मैं इसको समझाता ऑब्जर्वर हूँ। देखो, वो। आसान से अल्फाज में, मिसाल के तौर पर आपके पास, देखो, हम किसी भी दुनिया में ना, इस यूनिवर्स में कोई भी क्वांटिटी जो है ना, लेट्स से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, दीज आर ऑल रिलेटिव क्वांटिटीज। हम किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से इसको मेजर करते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पर जमीन घूम रही है, द अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन, राइट? ये बात आपको महसूस नहीं हो रही बिकॉज आप जमीन के ऊपर है। अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को जमीन से बाहर ले जाएं, लेट्स से मैं चांद पे बना दूं कोऑर्डिनेट सिस्टम को, तो चांद से पे बैठकर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो आई कैन ऑब्जर्व कि द अर्थ इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है? बट जमीन के ऊपर बैठ के मुझे ये महसूस नहीं होता, क्योंकि मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैंने कोऑर्डिनेट जमीन के ऊपर फिक्स कर दिए, ठीक है? तो अब मतलब क्या जमीन घूम नहीं रही? जमीन घूम रही है, मगर कहीं किसी एक पॉइंट पर वो स्टेशनरी है, एक पॉइंट से हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो वो मूव कर रही है। तो मतलब क्या है कि जो मोशन है वो एक रिलेटिव टर्म है। आप कोई कहे कि ये बॉडी मूव कर रही है, तो आप बोलेंगे ओके मूव कर रही है, मगर किस पॉइंट के रेफरेंस से? तो ये सवाल अब पूरा होगा। जमीन रुकी भी ऑब्जर्व की जा सकती है और चलती भी ऑब्जर्व की जा सकती है। अब मिसाल के तौर पर अगर आप एक गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी के अंदर आप खुद बैठे हुए हैं, तो आपके लिए जो गाड़ी है, यू आर सिटिंग, राइट? आप गाड़ी में मूव नहीं कर रहे हैं। बट एक बंदा जो गाड़ी से बाहर बैठ के आपको ऑब्जर्व कर रहा है, वो ये ऑब्जर्व करता है कि यू आर मूविंग विद द वेलोसिटी जिससे गाड़ी मूव कर रही है, 160 किलोमीटर पर आवर, जो भी। अच्छा, इसी तरह अगर हम इसको समझना इस तरह आसान है कि अगर हम दो बॉडीज को देखते हैं कि दोनों बॉडीज आपस में मूव कर, दो बॉडीज मूव कर रही हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक बात नोट की होगी कि अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं और अगर ट्रैफिक सामने से आ रहा है, ठीक है, सामने से ट्रैफिक आ रहा है, तो जब वो जो गाड़ी है वो आपको क्रॉस करती है, तो आपको ऐसा लगता है कि उस गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा थी, जबकि गाड़ी की स्पीड जो है वो वही है जो कि गाड़ी का स्पीडोमीटर शो कर रहा है। सिमिलरली जब अगर गाड़ी आपके सामने से आ रही है तो आपको गाड़ी की स्पीड बढ़ी भी मालूम होती है। अगर गाड़ी आपके साथ साथ चल रही है, आपकी डायरेक्शन में ऐसा लगता है कि गाड़ी जो है वो उसकी स्पीड कम है। अगर गाड़ी की स्पीड वही है जो आपकी स्पीड है गाड़ी की, और दे आर मूविंग द सेम डायरेक्शन, तो लगेगा कि वो गाड़ी जो है रुकी हुई है, क्योंकि आपकी स्पीड उसको कैंसिल आउट कर रही है। दैट्स अ रिलेटिव वेलोसिटी। अदरवाइज द कार इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी जो उसके स्पीडोमीटर में नजर आ रहा है। अब अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को गाड़ी से बाहर लगा दूं, स्टॉप पर खड़ा होकर ऑब्जर्व करता हूं, तो मुझे दोनों गाड़ियां नजर आती हैं 100 किलोमीटर से रफ्तार से मूव करती हुई इन द सेम डायरेक्शन। बट अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को उठाए गाड़ी के ऊपर लगा दूं, तो एक गाड़ी के लिए दूसरी गाड़ी जो है वो रुकी हुई है। बात समझ में आ रही है? तो एक डिपेंड्स सर। आप किस पॉइंट पर खड़े होकर उस दोबारा मोशन करेंगे को ऑब्जर्व कर रहे हैं।
मिसाल के तौर पर देखो यहाँ पे एक फिगर में बना हुआ गाड़ी ए जो है वो 55 माइल्स पर आवर से मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। ये बंदा जो सी गाड़ी में बैठा हुआ है ये उसकी तरफ जा रहा है। उसको लग रहा है कि यार ये गाड़ी तो मेरी तरफ कितनी आ रही है, ये 110 माइल से आ रही है, बट एक्चुअली है नहीं ऐसा। मगर उसको जो रिलेटिव वेलोसिटी नजर आ रही है ए की वो कितनी आ रही है, डबल आ रही है। अच्छा ये क्यों होता है? जब आप वेलोसिटीज को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं तो ये जो ए और बी ए और सी जो है वो आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो इनमें से कोई एक नेगेटिव है कोई एक पॉजिटिव है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने एक्सिस कहाँ ड्रॉ किया हुआ है। दैट में बात समझ आ रही है? तो ए को पॉजिटिव लोगे या सी को पॉजिटिव लोगे, तो ये दोनों कैंसिल आउट तो कर रही हैं, बट व्हाट इज हैपनिंग, कैंसिल के साथ साथ इनकी जो वेलोसिटी नेगेटिव होने की वजह से ऐड हो रही है। मतलब क्या है कि 55 माइनस ब्रैकेट के अंदर -55, तो दैट माइनस माइनस इज बेसिकली एडिंग देम अप, करेक्ट? यस सर। दैट्स व्हाई कि जो सी ऑब्जर्वर है या जो ए ऑब्जर्वर है उसको लग रहा है कि गाड़ी जो मुझे अप्रोच कर रही है वो गाड़ी जो है वो डबल स्पीड से आ रही है, जबकि वो 55 से ही आ रही है। ठीक है, खैर तो ये तो एक बेसिक सी बात है। देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट एक्सप्लेनेशन टू एक्सप्लेन रिलेटिव मोशन, बट व्हाट अबाउट द डायनामिक्स में इसकी एप्लीकेशन क्या है, या हम रिजिड बॉडी में ये बात हम क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो ये हम देखते हैं। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। एक और बात, दिस टॉपिक इज अ बिट डिफिकल्ट, तो प्लीज तवज्जो सुनिएगा, चीजों को पिक करने की कोशिश कीजिएगा और सवाल तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो आगे चलते हैं। यहाँ देखते हैं कि आपके पास एक रिजिड बॉडी है, उसको हम ए बी कहते हैं। ठीक है, ए बी एक आपके पास एक ये मेंबर है। हम बात करते हैं जर्नल प्लेन मोशन की। जर्नल प्लेन मोशन क्या था, किसी को पता है? हमने बात की थी रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन, कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन, सारा के सारे कर्वीलिनियर रेक्टिलिनियर सब कुछ एक साथ आ रहे हो। एग्जैक्टली। तो इसमें रोटेशन भी हो रही है और रेक्टिलिनियर, और इसमें ट्रांसलेशन भी हो रही है। दैट्स अ जर्नल प्लेन मोशन। अच्छा, अब मुझे देखिए, हम ये देखते हैं, प्लीज और सुनिएगा कि यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट ए और बी है, ये एक मेंबर है। अगर मैं इसको मैं एक फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने ड्रॉ कर लिया लेफ्ट साइड पे, उससे अगर मैं ए और बी की पोजीशन निकालता हूँ, ए और बी, तो मेरे पास आर बी और आर ए आ रहा है। और जो ए और बी आपस में किस पोजीशन पे बने हुए हैं उसको मैं आर बी स्लैश ए लिख देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बनाया जो कि ट्रांसलेटिंग रेफरेंस है, जो कि इस मेंबर के साथ मूव कर रहा है। वो मैंने कहाँ फिक्स कर दिया? वो पॉइंट ए पे फिक्स कर दिया। ऑल गुड? ठीक हो गया गाइस? ठीक हो गया बात? ठीक है। तो पॉइंट ए गाइस, प्लीज यहाँ पे तवज्जो चाहिए मुझे आप लोगों की। तो ये जो फिक्स रेफरेंस है, यहां से आपने ए और बी को लोकेट किया। अब क्या हो रहा है, आपके पास जो जर्नल प्लेन मोशन हो रही है, जर्नल प्लेन मोशन में क्या हुआ कि जर्नल प्लेन मोशन में ये हुआ आपके पास कि जो ए और बी की जो लोकेशंस हैं वो बदल गई। मतलब ये जो मेंबर है ये राइट साइड पर मूव कर रहा है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि ए और बी की जो लोकेशंस है वो आपको ऑब्जर्व नजर आ रही है? नई पोजीशन जो आ रही है ये वाली, यहां से कि यहां पे आ गई। जस्ट यार 1 मिनट दीजिएगा मुझे, 2 मिनट। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अच्छा, मैं आपसे सवाल ही पूछना चाह रहा हूँ कि ए और बी की जो मोशन है वो आप किस तरह देखते हो? ये जो मेंबर है ये पहले थोड़ा सा इंक्लाइंड था और थोड़ा सा रोटेट हुआ राइट साइड की तरफ, अब ये स्ट्रेट हो गया, ऐसे ही है? यस सर। ऐसे ही है ना कि वो जो ए मेंबर है पहले वो थोड़ा सा राइट मतलब राइट की तरफ झुका हुआ था, जबकि वो इस नई पॉइंट पर आया जब t प्लस डी टी नया टाइम है, जो टाइम t पे था वो इस तरह पोजीशन में था, और जब टाइम dt गुजर गया नया टाइम पर, उसकी पोजीशन क्या हो गई? इस तरह हो गई। ये समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? यस सर। क्लियर है बात? यस सर। ओके, अब देखो ये जो पोजीशन है ना ए बी की, ये फाइनल पोजीशन है उसकी। मतलब ये है कि अब जो आपके पास जो पोजीशन ए की पोजीशन थी फ्रॉम द फिक्स रेफरेंस वो आर ए थी सॉरी, और बी की पोजीशन फिक्स रेफरेंस से आर बी थी। मगर जो ये जो तब्दीली आई है, पॉइंट ए को मैंने इस पॉइंट 2 पे ले, पॉइंट ए यहाँ से यहाँ चला गया और पॉइंट बी यहाँ से यहाँ चला गया,
जो चेंज ऑफ पोजीशन है इसको मैं DRA लिख सकता हूँ और मैं इसको DRB लिख सकता हूँ। डज इट मेक सेंस? यस सर। करेक्ट। मैं बात कर रहा हूँ चेंज की, मैं RA की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द चेंज। ठीक है, तो जो A की जो यूनिट वेक्टर में जो तब्दीली आई है, पोजीशन में तब्दीली आई है, वो DRA है और DRB। अब देखो जो चेंज आया ना, ये जो मेंबर है ये ना सिर्फ ट्रांसलेट हुआ है, देखो ये राइट साइड पे भी मूव किया, और इसका जो पॉइंट B की लोकेशन थी वो अब थोड़ी सी राइट की तरफ हो गई। मतलब ये एक इसने जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट शो यू। देखो ये आपके पास ऐसे था, नजर आ रहा है, इंक्लाइन था। इस पॉइंट पे क्या हुआ कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और थोड़ा सा इसने रोटेशन भी दिखाई। रोटेशन दिखाने के बाद ये पॉइंट इस पॉइंट से लेके पॉइंट, या मतलब ये पॉइंट बी जो है वो ए के स्ट्रेट लाइन में आ गया अप्रोक्सीमेटली। डज इट मेक सेंस? यस सर। कोई सवाल नहीं आता? नो सर। पक्की बात है? अगर पहले हम रोटेट करवा दें, अगर हम पहले रोटेट करवा दें फिर हम इसको आगे लेके जाए तो क्वेश्चन। मैं भी उसी पे आ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा सवाल है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखो यहाँ तक मैं बात समझ में आ रही है कि देखो जब ए बी ऐसे इस पोजीशन में था, वो जब नई पोजीशन में आया T+GT पे, तो अब ये जो पोजीशन है ए की वो DRA हो गई, जो चेंज ऑफ पोजीशन है, और बी की पोजीशन DRB हो गई। बट एक्चुअली इस सिस्टम को, ये जो चेंज हुई है ना, ए जो जर्नल प्लेन मोशन को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने इस मेंबर को, इस मोशन को दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। दिस इज रियली क्रूशियल, प्लीज मैं फिर बता रहा हूँ, प्लीज बेयर विद मी। इस मोशन को हमने दो हिस्सों में तोड़ना है। देखो ये मोशन कैसे हुआ, ए बी इनिशियली इंक्लाइंड था, जब वो नई पोजीशन पे आया तो वो इंक्लाइंड से सीधा हो गया। ठीक है, मतलब वो इसने ऐसे भी मूव किया लेफ्ट टू राइट, और इस पॉइंट ने ए के रिस्पेक्ट से राइट साइड की तरफ टर्न भी लिया। मतलब वो बस मारिए। तो सर हम लोग ऐसे ले सकते हैं इस पॉइंट को, इस तरीके से समझ सकते हैं कि ए बी ने मतलब कि पहले तो पैरेलली मतलब कि मोशन किया, लेकिन फिर जब ए पॉइंट है उसको फिक्स रख के वो पेंडुलम की टाइप मूव हो रहा है। एग्जैक्टली, शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही है। देखो ए बी पहले टिल्ट हुआ है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है, जब वो न्यू पोजीशन पर आया तो ए बी जो है वो स्ट्रेट हो गया। ऐसा मतलब ये कि वो ट्रांसलेट भी कर रहा है, और बी पॉइंट जो पहले यहाँ पे था वो अब थोड़ा सा ए के साथ अलाइन हो गया। ठीक है, तो जी मोइन क्या कह रहे हैं आप? मोइन सर इसमें सर रिलेटिव वाला पार्ट वाला समझ नहीं आया मुझे। मैं भी आ रहा हूँ उस पर। ठीक है, मैं बात आ रहा हूँ, मैं भी उस पर आता हूँ। देखो इस पूरे मोशन को एनालाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। पहला हिस्सा क्या है, प्योर ट्रांसलेशन। हम ये अज्यूम करते हैं कि जब ये न्यू पोजीशन पे आया, ठीक है, जब ये मेंबर ए और बी न्यू पोजीशन पे आया तो ये ऐसे आया जैसे इसकी भी शेप है, जैसे इसकी ओरिएंटेशन है इंक्लाइंड ओरिएंटेशन, ये एग्जैक्टली वैसे ही आ गया। मैं इसको दिखा देता हूँ आपको ड्रॉ करके। लेट मी जस्ट, ये देखो ये ऐसे इंक्लाइंड हुआ है। जब ये राइट साइड की तरफ मूव करता है तो ये ए और बी डैश नजर आ रहा है, बी डैश यहाँ पे आपको, ये जो दिख रहे हो ये बी डैश है, नजर आ रही है बी डैश। ये एज इट Yes, इज sir. पैरेलल ही नई पोजीशन पे आ चुका है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्योर ट्रांसलेशन। ऐसे ही होता है ना प्योर ट्रांसलेशन, Yes, sir. ऐसे ही है ना भाई गाइस? नहीं सर समझ? ऐसा ही है। दिस इज रियली, थोड़ा सा समझ लो। यस सर। सर ये ट्रांसलेशन रोटेशन समझ में नहीं आ रहा। मैं आपसे एक ओके, देखो लेट्स से मैं समझाता हूँ आपको। लेट्स से ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन कैसी है, इंक्लाइंड है या स्ट्रेट है? इंक्लाइन। इंक्लाइंड है। मैं इसको मूव करता हूँ बिल्कुल इसी ओरिएंटेशन में, यहाँ पे ये मोशन जो है ये क्या होगी, प्योर ट्रांसलेशन। मैंने इसकी ओरिएंटेशन को चेंज नहीं किया, ये इंक्लाइंड थी, इंक्लाइंड ही है। समझ में आई बात? यस सर। अच्छा, ये ए बी इंक्लाइंड था, कुछ देर बाद इसको मैं उठा के नई पोजीशन पे ले आया, जिसको मैं जो कि अभी ये इंक्लाइंड ही है। मतलब क्या, मैंने प्योर ट्रांसलेशन की। ठीक है, यहां तक तो कोई एतराज नहीं है आपको? नो सर। ठीक है, अच्छा, अब प्योर ट्रांसलेशन जब मैंने कर दी तो ए से लेके ये बी, ए जो है वो तो ए पर रहा, मतलब ए जो है वो ए पर रहा, ए जो है वो ए ही रहा, बट जो बी है उसकी जो नई लोकेशन थी वो बी नहीं है। आपने प्योर ट्रांसलेशन की तो वो बी डैश एक बीच की किसी स्टेट में आ गया। ओके, देखो
मैं आपसे कह रहा हूं कि जो इनिशियल स्टेज थी 1, दिस इज स्टेज 2, ठीक है, जो 1 से 2 पे जा रहा है तो वो ट्रांसलेट भी कर रहा है और पॉइंट बी रिलेटिव टू पॉइंट ए राइट साइड की तरफ पेंडुलम की तरह मूव भी कर रहा है। बट दिस पॉइंट 2 इज द फाइनल स्टेट ऑफ दिस मेंबर। इसको समझने के लिए, इसकी डायनामिक्स को समझने के लिए हमने इस मोशन ए से ए बी मोशन को जो राइट साइड मूव कर रहा है 2 हिस्सों में तोड़ा है कि पहले हमने ए बी को प्योरली ट्रांसलेट करवा दिया ए से लेके बी तक, एक्चुअली हुआ नहीं, हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं, मतलब उसको राइट साइड पर ट्रांसलेट करवा दिया। जब वो ट्रांसलेट हो गया तो बी जो है वो बी नहीं आया बल्कि बी डैश पे आ गया। अब ये बी जो है एक इसने फिर रिलेटिव टू पॉइंट ए राइट साइड पर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। कितना रोटेट किया कि वो अपनी असल पोजीशन बी, जो फाइनल पोजीशन बी पर पहुंच गया। जी मोइन, क्या कह रहे हो आप? सर तो इसका मतलब ये है कि जब हम मतलब अब इस दफा ए की जगह सर हम बी को ले रहे हैं, तो जब हमें आर ए डैश बी निकालना होगा तो हम पहले बी के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेशन करेंगे, वो आगे चला जाएगा, फिर उधर से उसको रोटेट करके पीछे लाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। देखो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो बी डैश पॉइंट देख रहे हो, नजर आ रहा है आपको बी डैश? आपको तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बी डैश एक छोटा सा पॉइंट है। ये बी डैश फाइनल पॉइंट नहीं है। ये बेसिकली क्या किया कि इस ए बी को पहले आपने ट्रांसलेट कर लिया, ठीक है। ट्रांसलेट जब आपने किया तो पॉइंट ए पर रेफरेंस बनाया मैंने। जब आपने ट्रांसलेट किया तो बी जो है अपनी फाइनल स्टेट बी पर नहीं पहुंचा, वो अपनी एक इंटरिम स्टेट बी डैश पर पहुंच गया। और फिर बी डैश जो है वो रिलेटिव टू पॉइंट ए राइट साइड पे काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर गया। कितना रोटेट कर गया कि वो पॉइंट बी तक पहुंच गया जो कि फाइनल स्टेट थी। आगे बात समझ में? यस सर। गाइस, सबको समझ में आ रही है नहीं आ रही? नाउ हम बात करते हैं वेक्टर्स की, ठीक है। देखो ए और बी जब राइट साइड पर मूव किए थे, जिसमें ट्रांसलेशन भी शामिल थी, रोटेशन भी शामिल थी, तो जो ए का जो यूनिट वेक्टर था डी आर ए, जो कि चेंज ऑफ पोजीशन थी, वो वैसी ही थी। इंटरिम पोजीशन जो कि प्योर ट्रांसलेशन थी, तो बी डैश भी जिस पॉइंट पर आया वो भी डी आर ए ही रही, ठीक है। जी समी, क्या कह रहे हो आप? सही, समझ में तो आ गया, बस ये समझ में नहीं आ रहा आर बी स्लैश ए का मतलब क्या है, और अगर आर ए स्लैश बी हो तो इसका मतलब क्या होगा? देखो रेफरेंस ए पर ले रहे हो तो आप आर बी ए लिख रहे हो, दिस इज साइन कन्वेंशन, दिस इज द कन्वेंशन टू राइट इट, ठीक है। अगर मैं ये उठा के रख देता बी पे तो ये हो जाता आर ए बी, ठीक हो गया। अच्छा, पहले ही समझ लो कि ये बी हम वेक्टर्स देख लेते हैं। जब ये इंटरिम पोजीशन पे पहुंचा तो ये जो बी डैश है, दिस इज एक्चुअली द लाइन ए बी डैश बिल्कुल ए बी के पैरेलल है। तो ये जो वेक्टर है ए से लेके ए न्यू पोजीशन पे, और ये बी से लेके बी डैश, ये दोनों सेम है, डी आर है। बट जब फाइनल पोजीशन जो ये राइट साइड की तरफ काउंटर क्लॉकवाइज मूव करता है तो जो फाइनल पोजीशन बी है, अब ये जो पोजीशन देख रहे हो बी आर ए, ये इसकी जो पोजीशन है बी आर बी, इसका चेंज हो, ये दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो वेक्टर ए से लेके बी तक ड्रॉ हो रहा है उसका जो चेंज है वो क्या हो गया, चेंज ऑफ डी आर बी स्लैश ए। ये जो वेक्टर नजर आ रहा है आपको डी आर बी स्लैश ए, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, सिर्फ इस ट्रायंगल की, तो यू विल सी कि यहाँ पे डी आर ए प्लस डी आर बी स्लैश ए, इन दोनों को अगर मैं सम कर लूं तो मेरे पास क्या बनेगा, डी आर बी। तो यहाँ गौर करो तो ये लिखा हुआ है। आप यूं समझ लेते हैं कि अगर मैं मेरी पास जो फाइनल पोजीशन आर बी की पोजीशन आ रही है, जो चेंज ऑफ पोजीशन है वो किसके बराबर है, वो ए के चेंज के प्लस रिलेटिव चेंज ऑफ बिटवीन ए एंड बी, करेक्ट? यस वैसे सर ये डी आर बी अपॉन ए प्रैक्टिकली तो एक कर्व होगा ना, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं देखो, अच्छा सवाल है। ये कर्व नहीं होगा, वेक्टर ही होगा, बट दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग द रोटेशन। जो रोटेशन का इफेक्ट है ना इस पूरे मेंबर में, कि ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, उस रोटेशनल इफेक्ट को ये सेकंड टर्म बेसिकली एक्सप्लेन करेगी। ठीक सर। देखो लिखा हुआ क्या है, डी आर बी चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बी। देखो, माइंड माय वर्ड्स प्लीज, फोकस ऑन माय वर्ड्स। डी आर बी बेसिकली चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बी बराबर किसके है, पोजीशन ऑफ ए के चेंज के प्लस पोजीशन ये जो है ना पोजीशन ऑफ रिलेटिव चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ आर बी ए। देखो जो अगर मिसाल के तौर पर इसमें प्योर ट्रांसलेशन होती, ये रोटेशन नहीं होती, तो क्या होता, ये टर्म क्या हो जाती,
0 हो जाती, यस सर। ऐसी है ना, जबकि यहाँ पे 0 नहीं है। मतलब क्या है कि ये जो दूसरी टर्म है बेसिकली ये क्या हो रही है कि पॉइंट ए के रेफरेंस से पॉइंट बी ने जो रोटेट किया है ना, वो वेक्टर जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रोटेशन ड्यू टू द रोटेशन अबाउट पॉइंट ए। सही सर। ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। तो गाइस यहाँ पे जो डी आर बी लिखा हुआ है, डी आर ए प्लस डी आर बी स्लैश ए, इससे हम आगे चलते हैं। जस्ट मिनट, मैं इसको पहले प्ले कर दूं। ओके, जस्ट मिनट। ओके, नाउ अगर मैं उसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूँ रिस्पेक्ट टू टाइम, मेरे पास क्या आएगा, डी आर बी अपॉन डी टी, जिसको मैं वी बी कह सकता हूँ, डी आर ए अपॉन डी टी, इसको मैं वी ए कह सकता हूँ, और डी आर बी स्लैश ए अपॉन डी टी, जिसको मैं वी बी ए कह सकता हूँ। ये जो वी बी है बेसिकली इसको मैं ओमेगा आर लिख सकता हूँ। इसकी मैं डेरिवेशन यहाँ पे नहीं शो कर रहा, बट जो इसकी अब वो जो आपने सवाल किया था कि ये कर्वेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है या कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो यहाँ पे नजर आ रहा है कि दिस दैट आर बी पार्ट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग the angular motion of the whole motion, right? The angular part of the motion. Clear है बात? कोई मसला? Yes, sir. ठीक है। तो ये रिलेशन नहीं है तो बता दो प्लीज, I can repeat it. ऐसा कोई मसला नहीं है, इसलिए नो कर रहा। ओके, तो ये जो रिलेशन है प्लीज गाइस इसको समझ लो बस, इसको किस तरह अप्लाई करना है। इन न्यूमेरिकल हम न्यूमेरिकल्स में एक बात डिस्कस करेंगे डिटेल में कि इस रिलेशन को हम कैसे अप्लाई करते हैं। मेक श्योर कि ये ओमेगा आर बी स्लैश ए जो है ना, ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो और यहाँ पे v और vb अगर हम ऐड कर रहे हैं तो दे शुड बी इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अदरवाइज हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा वेक्टर्स को आई जे के की फॉर्म में, और फिर उसके बाद हमने इसको v और vb की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एनीवेज आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ मिसालें हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं कि हम इस टॉपिक को किस तरह अप्लाई करेंगे। आई गेस हम यहाँ पे रोकते हैं इस टॉपिक को, एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे।